नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें तथा अपने सगे संबंधियों जो भी यार मित्र तैयारी कर रहे हैं सबको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। हम क्षेत्रीय राजवंशों के तहत आज पढ़ेंगे सिख, पंजाब राज्य और सिख धर्म तथा सिख धर्म से पश्चात सिखों का और मराठों आंग्ल ब्रिटिश कंपनी से जो मध्य संघर्ष होते हैं क्षेत्रीय तथा उस पर पंजाब के क्षेत्र पर ब्रिटिश नियंत्रण, जो भी क्वेश्चन बनेंगे उससे संबंधित सारे मैटर को कवर करेंगे। हम शुरुआत थोड़ा सा पहले से करेंगे जहाँ से सिख धर्म की स्थापना होती है, ताकि पूरा सिख धर्म और सिख राज्य के संदर्भ में सारे क्वेश्चन एक साथ कवर किए जा सकें। तो आप लोगों को पता है कि सिख धर्म के प्रणेता या प्रथम गुरु या संस्थापक गुरु नानक देव थे। सिख धर्म के प्रणेता या प्रथम गुरु या संस्थापक कौन थे? नानक देव। इनका जन्म कहाँ हुआ था? रावी नदी के तट पर, आधुनिक ननकाना साहिब, वर्तमान में पाकिस्तान में यह क्षेत्र है। गुरु नानक का जन्म आज के पाकिस्तान वाले क्षेत्र के तलवंडी नामक स्थान पर एक खत्री परिवार में 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ था। गुरु नानक का जन्म रावी नदी के तट पर ननकाना साहिब, जो आज धार्मिक स्थल है सिखों का ननकाना साहिब, वहाँ पे तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था जो आज पाकिस्तान में है। खत्री परिवार में हुआ था 15 अप्रैल 1469 को। इनके पिता का नाम कालूजी मेहता था, माता का नाम तृप्ता देवी था। पिता का नाम कालूजी मेहता, माता का नाम तृप्ता देवी। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणा देवी था। इनके उपदेशों का संकलन गुरु अर्जुन देव ने, याद रखिएगा इसको, गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ नामक धार्मिक पुस्तक में किया। मतलब इनके जो उपदेश थे उसको आदि ग्रंथ नाम से संकलित कराया। किसने? गुरु अर्जुन देव ने। नानक पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत पर विश्वास करते थे। याद रखिएगा, भक्तिकालीन आंदोलनों में कई ऐसे संत हुए जो पुनर्जन्म को नहीं मानते थे। ज़्यादातर लोग संत कर्म के सिद्धांत को मानते हैं, लेकिन पुनर्जन्म को मानते भी हैं, नकारते, लेकिन नानक के संदर्भ हम देखेंगे तो यह पुनर्जन्म को मानते हैं। इनकी मृत्यु 22 सितंबर 1539 ईस्वी को। कितना? 1539। तो इस तरह से कितने वर्ष तक जिए? आप लोग कमेंट करके बताइए। कहाँ होती है इनकी मृत्यु? करतारपुर डेरा बाबा नामक स्थान पे। आप लोगों को बताना है कि इनकी मृत्यु कितने वर्ष पश्चात हुई, जोड़ के बताइएगा। इनके शिष्य जो थे लहना, जिनका बाद में नाम क्या पड़ जाता है? गुरु अंगद। लहना इनके शिष्य थे, उनका नाम ही गुरु अंगद पड़ जाता है। इनके पश्चात इनके उत्तराधिकारी बने। याद रखिए, सिख धर्म सामाजिक रूप से जो भी समानता है सभी तत्वों को समाहित करता है, छुआछूत को नकारता है, रूढ़िवादिता को नकारता है, मूर्ति पूजा पे बहुत ज़्यादा बल नहीं दिया तथा सामाजिक रूप से जो भी रूढ़ियाँ समाज में व्याप्त थी उसका परस्पर विरोध किया। एक सरल, सहज और सर्व समाज के लिए एक विचारधारा प्रस्तुत की, जिसे हम लोग आज सिख धर्म के नाम से या सिख पंथ के नाम से जानते हैं। गुरु नानक ने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि मैं एक नया धर्म चला रहा हूँ या ऐसा कुछ, लेकिन उनकी विचारधारा जो थी, उनके प्रवचन, उनके कर्मकांडी जीवन मतलब जीवन पद्धति, उसी को लेके उनके अनुयायी एक सिख पंथ की स्थापना करते हैं कि हाँ, ये जो मार्ग दिखाएं हमको उस पर हमें चलना है। गुरु अंगद साहब एक विशिष्ट वर्णमाला, याद रखिएगा, ये पूछता है कई बार। गुरुमुखी, गुरु के मुख से निकली, इसका तात्पर्य होता है गुरु के मुख से निकली गुरुमुखी लिपि का आविष्कार करते हैं। यह सिखों के पवित्र वाणी को लिपिबद्ध करने के माध्यम बन जाती है। मतलब कहने के तात्पर्य सिखों अनुयायियों गुरु नानक के बाद पश्चात गुरु नानक से लेकर जो भी रचनाएं हुई तब गुरुमुखी लिपि में लिखी जाने लगी। गुरु ग्रंथ साहिब भी इसी लिपि में है, गुरुमुखी लिपि में।
गुरु के मुख से निकली हुई वाणी को गुरुमुखी लिपि किसने कहा? प्रथम गुरु अंगद, ये गुरु नानक के पहले शिष्य थे। गुरु नानक के संदर्भ में पूछा जाता है कि किसके समकालीन थे, तो आप देख रहे हैं इनका 1469 से लेके 1539 तक का समय काल है। अब आप देखिए इस समय कौन शासक था? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, फिर बाबर आता है आपका, फिर हुमायूं भी रहता है इसी समय काल में। बाबर आता है आपका 1526 में, 1530 में हुमायूं गद्दी पे बैठ जाता है। तो बाबर और हुमायूं भी इनके समय है, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी भी इनके समय है। तो ये देखेंगे तो 3-4 राजाओं या बादशाहों या सुल्तानों के जीवन काल को देखते हैं। इन किसके समकालीन और थे? तो जो संत परंपरा में थे भक्ति आंदोलन में, उसमें चैतन्य महाप्रभु, कबीर दास इनके समकालीन माने जाते हैं। कबीर दास और संत चैतन्य महाप्रभु का क्षेत्र कौन सा था? बंगाल के क्षेत्र में, और कबीर दास का ये आपका उत्तर प्रदेश। तो इनके समकालीन माने जाते हैं। तो अगर प्रश्न पूछ ले कि किनके समकालीन थे, दुविधा मत पड़िएगा, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बाबर, हुमायूं इन सब के समकालीन थे, मतलब इन राजाओं के समय काल में थे, तथा चैतन्य महाप्रभु जैसे संत और कबीर दास जैसे उत्तर भारतीय संतों के समय भी थे। गुरु अंगद 1539 से 1552 ईस्वी तक सिखों के दूसरे गुरु के रूप में कार्य करते हैं। ये भी खत्री कुल में ही उत्पन्न हुए थे। कौन? गुरु अंगद। इनका प्रारंभिक नाम लहना था। इन्होंने लंगर व्यवस्था की शुरुआत की। 2 काम किए थे गुरु अंगद, देखिए, एक गुरुमुखी लिपि, दूसरी लंगर व्यवस्था। लंगर व्यवस्था पंक्ति में बैठ के खाने की व्यवस्था थी। यहाँ पे सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि कोई ऊंच नीच जाति का कोई भी व्यक्ति एक साथ एक पंक्ति में बैठ के भोजन करता था, जिससे छुआछूत जैसी समस्या समाप्त होती थी। आपके बगल में कौन बैठा है, आप इसका विरोध इस परंपरा में नहीं कर सकते थे। आप उसके साथ बैठ के भोजन करेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, तमाम चीज़ें इसमें स्थित। इसका तात्पर्य यह था कि समाज में जो द्वेष भावना है जाति आधार पर, छुआछूत, उसको समाप्त करने के उद्देश्य से लंगर व्यवस्था शुरुआत की गई थी। किसने की थी? गुरु अंगद ने। गुरु अंगद ने लंगर व्यवस्था की शुरुआत की, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया या प्रारंभ की। लंगर व्यवस्था का उद्देश्य जाति भेदभाव को समाप्त करना था, छुआछूत को समाप्त करना था। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। इन्होंने हुमायूं से भेंट की थी। कौन? गुरु अंगद। गुरु अंगद जो थे हुमायूं के शासनकाल में हुमायूं से मिलने गए थे। अब इनके पश्चात आते हैं गुरु अमरदास, 1552 से 1574 ईस्वी तक। अब कौन आ जाता है? 1552 में आप देखेंगे तो अभी शेरशाह सूर्यवंश का था, 55 में जाके सूर्यवंश समाप्त हो जाता है। फिर आ जाते हैं फिर मुगल 55-56 से, तो कुछ दिन 1 साल हुमायूं रहता है। उसके पश्चात फिर आ जाता है कौन? अकबर। यह गुरु अंगद के उत्तराधिकारी थे। गुरु अमरदास वैष्णव धर्म में के अनुराग रखने वाले थे। याद रखिएगा, गुरु अमरदास वैष्णव धर्म अर्थात विष्णु के उपासक पद्धति में भी विश्वास करते थे। इन्होंने गोविंदवाल में एक गद्दी स्थापित की, सिख धर्म का प्रचार किया तथा कुल 22 सिख गद्दियाँ स्थापित की। किसने? अमरदास ने। कितनी गद्दियाँ स्थापित की? 22। याद रखिएगा, गोविंदवाल में तो एक गद्दी स्थापित करते हैं, ठीक है, लेकिन कुल अगर संख्या पूछे तो 22 गद्दियों की स्थापना करते हैं। और विवाह की एक नई पद्धति शुरू करते हैं, लवण पद्धति। सिखों में आज भी प्रचलित है विवाह की यह पद्धति। लवण पद्धति के अनुसार सिख परंपरा में विवाह की शुरुआत करते हैं। इनकी कुछ रचनाएं आदि ग्रंथ में संकलित है। गुरु अमरदास की कुछ रचनाएं या कुछ उपदेश आदि ग्रंथ में संकलित है। और गुरु अमरदास अकबर के समकालीन थे। एक बार सम्राट अकबर स्वयं इनसे गोविंदवाल में जाकर मिला था। याद रखिएगा, अकबर इनसे गोविंदवाल में स्वयं जाकर मिला था। इनकी पुत्री बीबी भानी को सम्मान स्वरूप कुछ गांव दान में दिया था। किसने? अकबर ने बीबी भानी को कुछ गांव दान में दे दिया था।
गुरु रामदास, गुरु रामदास इनके पश्चात बनते हैं। गुरु अमरदास के पश्चात 1574 से 1581 तक रहते हैं। इस समय भी अकबर का शासन था, याद रखिएगा। गुरु अमरदास ने अपने शिष्य और दामाद भी थे, इनकी जो पुत्री थी बीबी भानी, उसी से इनकी शादी हो जाती है। तो रामदास सिख परंपरा के चौथे गुरु थे, अमरदास के दामाद थे, बीबी भानी के पति थे और अकबर के समकालीन थे। गुरु रामदास अकबर के समकालीन थे। अकबर ने उनकी पत्नी बीबी भानी को 500 बीघे ज़मीन दिए थे। किस लिए? ऐसे दान के रूप में धार्मिक प्रचार प्रसार और विभिन्न क्रियाओं को संपन्न कराने के लिए। इसी ज़मीन पर रामदास ने अमृतसर शहर, आज का जो अमृतसर शहर है, इसको बसाया था। किसने? गुरु रामदास ने। रामदास ने इस शहर का निर्माण कराने का प्रयास किया, बसाने का। और किसको ज़मीन दी थी अकबर ने? बीबी भानी को। कितने? लगभग 500 बीघे ज़मीन। गुरु रामदास के अनुयायियों को रामदासी संज्ञा प्रदान की गई। इनके अनुयायी जो थे उनको रामदासी कहा जाने लगा। इन्होंने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकारी बनाया और यहीं से गुरु पद पैतृक हो गया। पैतृक गलत लिखा है। इन्होंने तीसरे पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाया और गुरु परंपरा को पैतृक बना दिया। गुरु अर्जुन देव 1581 से 1626 तक सिख धर्म के 5वें गुरु बने। तो ये किसके किसके समय थे? अकबर के भी समय थे और जहांगीर के भी समय थे और कुछ समय अगर देखेंगे तो शाहजहां के भी समय थे। सच्चा बादशाह की उपाधि धारण किए। सच्चा बादशाह की उपाधि भी धारण किए। कौन? गुरु अर्जुन देव। अकबर के समकालीन थे और आगे चल के जहांगीर के समकालीन। 1589 ईस्वी में इन्होंने अमृतसर सरोवर में हर मंदिर, जो स्वर्ण मंदिर है आज, पहले उसका एक नाम हरि मंदिर था, फिर स्वर्ण मंदिर रख दिया गया, तो इन्होंने ही निर्माण कराया था। कौन? अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर या हरि मंदिर का निर्माण कराया। कादरी परंपरा, सूफी संतों में कादरी परंपरा के सुप्रसिद्ध संत मियाँ मीर स्वर्ण मंदिर के शिलान्यास करता थे। जब अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास प्रारंभ किया तो उन्होंने किससे उसका उद्घाटन कराया? मियाँ मीर। संत परंपरा में सूफी संतों में मियाँ मीर थे, कादरी संप्रदाय के। इसके अलावा गुरु अर्जुन देव ने तरन तारण, करतारपुर, गोविंदपुर नामक शहर का बसाव किया, मतलब बसाया। इनकी प्रमुख कार्य आदि ग्रंथ की रचना थी। याद रखिए किसने कराया था? गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की। बाबा फरीद और हिंदी के संत कबीरदास, रविदास, नामदेव, रामानंद आदि संतों का भी आदि ग्रंथ में वर्णन मिलता है। आदि ग्रंथ में किसका किसका? बाबा फरीद सूफी संतों में, कबीर, रविदास, नामदेव, रामानंद का भी उल्लेख मिलता है। जहांगीर के पुत्र खुसरो की सहायता के फलस्वरूप जहांगीर ने इनको कठोर यातना देकर 30 मई 1606 को बंदी गृह में मरवा दिया। 1606 में बंदी गृह मरवा दिया। इनका समय काल यहाँ गलत लिखा है। ये 1606 होगा, गलत हो गया ये। 1606 में 1581 से 1606 तक थे ये। 26 नहीं होगा, गलत हो जा रहा है। तो क्या करता है?
आदि ग्रंथ की रचना कराते हैं। बाबा फरीद, कबीरदास, रविदास, नामदेव, रामानंद आदि का उल्लेख मिलता है इसमें। खुसरो की सहायता, जहांगीर के पुत्र खुसरो की सहायता के कारण जहांगीर इनसे नाराज हो जाता है। 30 मई 1606 को बंदीगृह में यातना दे के मरवा देता है। अब इसके पश्चात आते हैं गुरु हरगोविंद। कौन आते हैं? गुरु हरगोविंद। 1606 से 1644, 1606 से 1644 तक रहते हैं। इनके द्वारा अकाल तख्त की स्थापना की जाती है। सिखों के गुरु गोविंद सिंह द्वारा, सिखों के गुरु द्वारा अकाल तख्त की स्थापना की जाती है। दरबार में नगाड़े बजाने की व्यवस्था की जाती है। इन्होंने सिखों को सैनिक भावना की शिक्षा और शस्त्र धारण कराकर एक लड़ाकू जाति के रूप में विकसित किया। सिखों में सैनिक भावना का विकास किया। अमृतसर शहर में किलेबंदी शुरू कराई। इनके समय में अमृतसर का युद्ध होता है, गुरसारी का युद्ध होता है, करतारपुर का युद्ध होता है, कीरतपुर का युद्ध होता है। जहांगीर अपने पिता के 2.5 लाख जुर्माने की राशि न देने के कारण 2 वर्ष तक इनको ग्वालियर में कैद रखता है। पिता कौन थे इनके? गुरु अर्जुन देव। तो उनकी ऊपर जो जुर्माना लगाया था एक तरह से 2.5 लाख रुपए का, उसको हरगोविंद नहीं देते तो इनको 2 वर्ष तक ग्वालियर के किले में कैद कर देता है। इनका मुख्य कार्य क्या था? सिखों में सैनिक भावना का विकास करना। इन्होंने कश्मीर के कीरतपुर शहर का निर्माण कराया। 1644 में इनकी मृत्यु हो जाती है। क्या कराते हैं? कश्मीर में कीरतपुर शहर। गुरु हर राय 1644 से 1661। हर राय शाहजहां के पुत्रों के उत्तराधिकार के युद्ध में दारा सिकोह का पक्ष लेते हैं। जब शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध होता है तो गुरु हर राय किसका पक्ष लेते हैं? दारा सिकोह का। दारा सिकोह सबसे उदार माना जाता है उत्तराधिकार के युद्धों में। तो फिर आ जाएंगे आपके हरकिशन। गुरु हरिराय के पश्चात आते हैं हरकिशन। 1661 से 1664 तक 3 साल। देहरादून में राम राय ने एक गद्दी स्थापित की। इनके समय में, हरकिशन के समय में राम राय ने एक गद्दी कहाँ स्थापित की? देहरादून में, जो राम राय के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु तेग बहादुर सिंह 1664 से 1675। इनके समय में कौन था? औरंगजेब। यह गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे, वो गुरु हरगोविंद के पुत्र थे। औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का खुलकर विरोध किया। 1675 में औरंगजेब इनको गिरफ्तार करके इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहता है। इनकार करने पर इनकी हत्या करवा देता है। इनकी औरंगजेब से बिल्कुल नहीं जम रही थी, परस्पर मनमुटाव चलता था। ये आनंदपुर नगर की स्थापना करते हैं पंजाब में। हरगोविंद सिंह का जन्म पटना में, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। याद रखिए, इनके संदर्भ में कहावत है कि पैदा कहीं हुए और धार्मिक कार्य, सामाजिक जीवन, राजनीतिक कार्य कहीं और किए और मृत्यु अलग जगह होती है। जिनका जन्म होता है पटना में, काम करते हैं ज़्यादातर पंजाब के क्षेत्र में और मृत्यु होती है बम्बई में, महाराष्ट्र के पूरे वाले क्षेत्र में इनकी मृत्यु होती है। तो याद रखिएगा, वह कौन था? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना बिहार में होता है, कार्य क्षेत्र पंजाब और मृत्यु होती है दक्षिण भारत। यह सिख के 10वें गुरु थे, अंतिम गुरु थे। बैसाखी के दिन 1699 में आनंदपुर साहिब में दल खालसा की स्थापना की। दल खालसा की स्थापना कौन किया? गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने लुप्त आदि ग्रंथ को पुनः दसम पातशाह के नाम से संकलित करा। मतलब जो आदि ग्रंथ था जो लुप्त हो गया था, उन्होंने उसको पुनः संकलित कराया, पुनः दसम पातशाह के नाम से संकलित कराया। स्वयं गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को सैनिक संप्रदाय खालसा में परिवर्तित किया। मतलब इन्होंने सिखों को पूर्णतः सैनिक भावना में परिवर्तित किया। अब सिख सैनिक के रूप में भी रहेंगे और गुरु गोविंद सिंह सिखों के मुखिया। 5 कार्य आवश्यक बनाए। केस, कच्छा, कंघा, कड़ा, कृपाण धारण करना। 5 ककार किसे कहा जाता है? 5 ककार। उन्होंने पाहुल नामक त्यौहार प्रारंभ कराया। सिखों को लड़ाकू सैनिक के रूप में विकसित किया तथा कृष्ण का अवतार नामक ग्रंथ की रचना की। कृष्ण अवतार
कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना की। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। इन्होंने सिख पुरुषों को सिंह नाम लिखने और महिलाओं को कौर लिखने का टाइटल प्रदान किया। इन्होंने ये कहा कि सिख पुरुष अपने नाम के साथ सिंह लिखें और महिलाएं कौर लिखें। आप देखेंगे कि पंजाब के क्षेत्र में ज़्यादातर पुरुष अपने नाम के साथ सिंह लिखते हैं, महिलाएं कौर लिखती हैं। गुरु गोविंद सिंह को बहादुर शाह ने 5000 जात और 500 का सवार मनसब दिया था। मंत्र नहीं है, मनसब। गुरु गोविंद सिंह को किसने? बहादुर शाह ने। बहादुर शाह प्रथम है। बहादुर शाह प्रथम ने इनको 5000 का जात और 500 का सवार प्रदान किया था। बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था? ये पूछा एक बार। लक्ष्मण देव। बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण देव। उनका जन्म 1670 ईस्वी में कश्मीर के पुंछ जिले के राजौरी, बहुत चर्चित क्षेत्र है राजौरी, पुंछ जिला, कश्मीर, बंदा बहादुर का जन्म स्थान है। इनका जन्म बचपन का नाम इनका लक्ष्मण देव। इनका एक अन्य नाम और मिलता है, माधव दास बैरागी। किसका? बंदा बहादुर का। बंदा बहादुर का एक नाम और है, माधव दास बैरागी था। गुरु गोविंद सिंह ने बंदा बहादुर को सिखों का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया था। किसने प्रदान किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। पंजाब में नादौन युद्ध होता है 1690 में। पंजाब में नादौन का युद्ध होता है 1690 ईस्वी में। पहाड़ी राज्य के शासक भीमचंद की ओर से मुगलों के विरुद्ध मुगल सेना पराजित होती है। आनंदपुर का प्रथम युद्ध 1701। आनंदपुर का प्रथम युद्ध 1701। भीमचंद अंग्रेजों का प्रतिनिधि एवं पहाड़ी सेना गुरु गोविंद सिंह। पहाड़ी सेना पराजित होती है। पहाड़ी सेना पराजित। आनंदपुर का द्वितीय युद्ध 1704। सरहिंद सूबेदार वजीर खान और गोविंद सिंह के मध्य। गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र बहादुर को सरहिंद लाकर, दो पुत्रों को बहादुर द्वारा सरहिंद लाकर दीवार में चुनवा दिया जाता है, बहादुर शाह के द्वारा। 1705 में गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों की सेवा के मध्य मुगल से गुरु गोविंद सिंह ने दो बेटा जी तो जुझार सिंह को मरवा दिया। मिसप्रिंट हो गया है। कहने के मतलब है पहले युद्ध में आनंदपुर में दो बेटों को दीवार में चुनवा देता है और 1505 में गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्रों को फिर से वही बहादुर शाह ने मरवा दिया। मतलब कुल 4 बेटों को इनको मरवा दिया। इन्होंने एक नारा दिया था उसके पश्चात, तुम कितने सिखों को मारोगे, पूरा सिख समुदाय हमारी मतलब औलादें हैं या पुत्र हैं या वो हैं। फिर होता है खिदराना का युद्ध 1505। गुरु गोविंद सिंह के मध्य। गुरु गोविंद सिंह ने बिजली मुगल सी वापस लौट गई। नहीं, गुरु गोविंद सिंह विजयी होते हैं, गलत टाइप हुआ है। गुरु गोविंद सिंह विजयी होते हैं इसमें और मुगल सेना वापस आती है। जब ये विजयी हो जाते हैं मुगल सेना थकी हारी वापस चली जाती है। तो याद रखिएगा 3 युद्धों में लड़ते हैं। पहले में कोई नतीजा नहीं निकला, दूसरे में इनके 2 पुत्रों को दीवार में चुनवा दिया गया, तो तीसरे वाले में इनके 2 पुत्रों को मरवा दिया जाता। चौथा युद्ध होता खिदराना का, जिसमें मुगल सेना पराजित होती है, गुरु गोविंद सिंह विजयी होते हैं और मुगल सेना खाली हाथ लौट आती है। 1716 में बंदा बहादुर की हत्या कर दी जाती है। 1716 में गुरदासपुर के युद्ध में बंदा बहादुर को कैद कर लिया जाता है, वहाँ से दिल्ली लाया जाता है, जहाँ फारूक सियर उसे मृत्युदंड दे देता है। तो क्या होता है, गुरदासपुर के युद्ध में बंदा बहादुर को गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया, जहाँ फारूक सियर ने उसे मृत्युदंड दे दिया, मतलब मरवा दिया। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को होता है गुजरावाला सुकरचकिया मिसल में। इनकी माता का नाम राजकौर था, पिता का नाम महासिंह था। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी को गुजरावाला गांव में सुकरचकिया मिसल में। इनकी माता का नाम राजकौर था, पिता का नाम महासिंह था।
1797 में शासन की समस्त डोर रणजीत सिंह ने अपने हाथ में ले ली और धीरे धीरे पंजाब, कश्मीर, पेशावर, मुल्तान पर विजय प्राप्त की। मतलब आप देखेंगे पश्चिमोत्तर भारत में अधिकांश क्षेत्रों पर पंजाब का विस्तार करते हैं सिख राज्य का। ज़मान शाह जब पंजाब विजय के लिए आया था तो लाहौर सहित पंजाब के विशाल भाग पर अधिकार कर लिया। 1799 में रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। ज़मान शाह ने ही रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी थी। याद रखिएगा, रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ज़मान शाह ने। ये फारस की स्थित राजा था, फारस का, आज के ईरान और ऊपर के अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के क्षेत्र में। लॉर्ड मिंटो ने सर आयर कूट को दूत बनाकर महाराजा रणजीत सिंह के पास भेजा था। लॉर्ड मिंटो ने सर आयर कूट को दूत बनाकर महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में भेजा था। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि होती है, जिसके तहत सतलज नदी को सीमा रेखा बनाया जाता है। दक्षिणी सीमा स्वीकार कर ली जाती है। मतलब पंजाब का राज्य जो है ये सतलज नदी के दक्षिणी सीमा थी। इसके पश्चात उनका प्रसार नहीं, इधर अंग्रेजों का क्षेत्र हो जाता है। सिख राज्य अंग्रेजों संगठन माने गए हैं। 1818 ईस्वी में रणजीत सिंह ने खड़क सिंह और दीवान चंद के सेनापतित्व में मुल्तान के दुर्ग पर नियंत्रण किया। कब? 1818 में रणजीत सिंह ने खड़क सिंह और दीवान चंद के नेतृत्व में मुल्तान के क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया। कश्मीर के क्षेत्र में अटक है, एक अटैक नहीं है, अटक और डेरा जाट पर भी रणजीत सिंह का अधिकार हो गया। रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा 1814 में अफगान शासक से प्राप्त हुआ था। किसने दिया था? अफगान शासक शाहशुजा था, शाहशुजा। कौन था? अफगान शासक शाहशुजा ने 1814 ईस्वी में कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को दिया था। अमृतसर की संधि रणजीत सिंह अंग्रेजों की तरफ से चार्ल्स मेटकाफ के मध्य होती है। रणजीत सिंह अमृतसर संधि पे कौन कौन संधि करते थे? रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाफ। रणजीत सिंह की कांगड़ा विजय 1813 में होती है। रणजीत सिंह की दो राजधानी थी, एक लाहौर, दूसरी अमृतसर। लाहौर राजनीतिक थी और धार्मिक राजधानी अमृतसर। पंजाबों का मुख्य केंद्र है धार्मिक अमृतसर, तो धार्मिक राजधानी थी और लाहौर राजनीतिक। रणजीत सिंह की तुलना किससे की जाती है? नेपोलियन बोनापार्ट से। जिस तरह फ्रांस की क्रांति या उसके बाद पश्चात फ्रांस के साम्राज्य विस्तार में और तथा अनेक कार्यों में नेपोलियन का योगदान है, उसी तरह ऐसा माना जाता है कि पंजाब के क्षेत्र में रणजीत सिंह का योगदान है। इन्हें शेरे पंजाब भी कहा जाता है। 1838 में अंग्रेज शाहशुजा रणजीत सिंह की मध्य त्रिपक्षीय संधि होती है। किसके किसके मध्य? अफगान क्षेत्र का शाहशुजा, रणजीत सिंह पंजाब क्षेत्र और इधर आपका अंग्रेज, इनके मध्य परस्पर संधि होती है। अंग्रेजों ने लाहौर पर 20 फरवरी 1846 को नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया था। सिख धर्म, सिख वंश के अंतिम राजा दिलीप सिंह की मृत्यु 1893 में पेरिस में होती है। रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात खड़क सिंह 39 में गद्दी पर बैठते हैं। 1839 में खड़क सिंह रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात गद्दी पर बैठते हैं पंजाब की। ध्यान सिंह उनका प्रधानमंत्री था। किसका? खड़क सिंह का। 1843 में रणजीत सिंह के वयस्क पुत्र दिलीप सिंह को महाराजा घोषित किया जाता है और रानी जिंदा कौर उर्फ रानी जिंदा, कहीं झिंदन लिखा रहता है, कहीं जिंदन लिखा रहता है, झिंदन संरक्षिका बनती हैं। वजीर लाल सिंह बनता है, जो रानी जिंदन का प्रेमी माना जाता है। ऐसा आरोप लगाया जाता है कि इनका प्रेमी था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कई बार पूछा गया। 1845 से 1846 एक वर्ष चलता है। 11 दिसंबर 45 को सिख सेना हरीके और कसूर के बीच सतलज नदी को पार करके सिख राज्य पर आक्रमण करती है। 10 फरवरी 46 को निर्णायक युद्ध होता है। अंग्रेजी सेना ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। 19 मार्च 1846 है, सॉरी
ये है 1846। टाइप में गलती हो जाती है। को लाहौर की संधि, सतलज नदी के दक्षिणी सीमा स्वीकार की गई तथा सभी प्रदेशों पर अंग्रेजों का अधिकार मान लिया गया। लाहौर की संधि कब होती है? 19 मार्च 1846, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के पश्चात। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 46 में समाप्त होता है। तो किस संधि के द्वारा? लाहौर की संधि। संधि के तहत सतलज को दोनों राज्यों की सीमा बनाई जाती है तथा अनेक ऐसे क्षेत्रों पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्वीकार कर लिया जाता है। लाहौर में सर हेनरी लॉरेंस को ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया जाता है। प्रथम विश्व आंग्ल सिख युद्ध के पश्चात एक रेजिडेंट पंजाब क्षेत्र में रखा जाता है, लाहौर की राजधानी में। जो कौन था? हेनरी लॉरेंस। सिखों को 1.5 करोड़ रुपए हर्जाना भी देना पड़ा प्रथम युद्ध के पश्चात। 22 दिसंबर 1846 भैरोवल की संधि होती है। यह एक संरक्षण समिति का गठन किया जाता है जिसका नेतृत्व हेनरी लॉरेंस कर रहा था। तत्पश्चात 22 लाख रुपए दरबार को देना सुनिश्चित हुआ। रानी जिंदन को 1.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने की बात कही गई तथा उन्हें बनारस भेज दिया गया। पूछा है कि रानी जिंदा को कहाँ भेजा गया? बनारस। पूर्ण पंजाब राज्य में ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 निर्णायक युद्ध है। सिख पुनः खालसा शक्ति को प्रतिष्ठित करना चाहते थे परंतु ऐसा नहीं हुआ। लॉर्ड डलहौजी ने सिखों को पूर्णतः दबाने का प्रयास किया। लॉर्ड ग्राफ के नेतृत्व में एक सेना रावी नदी के पास भेजी। चिनाव के किनारे रामनगर में 22 नवंबर 1848 को सिखों ने कड़ी टक्कर ली और युद्ध में हार जीत का निर्णय नहीं हुआ। 22 दिसंबर को सादुलपुर में सिखों और अंग्रेजों के बीच पुनः युद्ध हुआ। 13 जनवरी 49 को झेलम नदी के तट पर चिनियावाला का युद्ध होता है। याद रखिए, बहुत बार पूछा है। चिनियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849। झेलम नदी के तट पर स्थित है। यहाँ युद्ध होता है। अंग्रेजों को भारी हार उठानी पड़ती है। फरवरी 49 में चिनाब नदी के किनारे गुजरात युद्ध होता है। ये गुजरात वाला क्षेत्र नहीं है, ये गुजरात पंजाब वाले क्षेत्र में युद्ध होता है, उसका नाम है गुजरात से युद्ध। चार्ल्स नेपियर को लॉर्ड डफ के स्थान पर सेना का नेतृत्व दिया गया। वह युद्ध हार जीत का युद्ध नहीं था। 13 जनवरी 1849 को झेलम के तट पर चिलियावाला के युद्ध में अंग्रेजी सेना को भारी क्षति उठानी पड़ी। 21 फरवरी 1849 को चिनाब के किनारे गुजरात का युद्ध होता है। अंग्रेजी सेना 29 मार्च 49 को लॉर्ड डलहौजी द्वारा पंजाब में ब्रिटिश साम्राज्य मिला लिया जाता है। अंततः क्या होता है कि इस युद्ध में पंजाब के क्षेत्रों ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है, अर्थात पंजाब राज्य अब का नाम मिट जाता है, समाप्त हो जाता है, पूरा अंग्रेजों के नियंत्रण में आ जाता है। मूल राज्य पर मुकदमा चलाकर मृत्युदंड दे दिया जाता है। हेनरी लॉरेंस को वहाँ का प्रशासनिक उत्तरदायित्व दिया जाता है, जबकि जॉन लॉरेंस को भूराजस्व का प्रबंध, मतलब राजस्व वसूलने का, और चार्ल्स ग्रीनविच मानसले को न्यायिक विभाग का चार्ज दिया जाता है। क्या क्या होता है? हेनरी लॉरेंस प्रशासनिक, अब आपका जॉन लॉरेंस भूराजस्व, और चार्ल्स ग्रीनविच मानसेल को न्यायिक विभाग का प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाता है। दिलीप सिंह जो थे अंतिम राजा, इनको वार्षिक पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया जाता है। दिलीप सिंह ने एक कोहिनूर हीरा डलहौजी को दिया, डलहौजी ले जाके महारानी को देता है वहाँ पे ब्रिटेन में। तो याद रखिएगा, शाहसूजा ने दिया था रणजीत सिंह को। रणजीत सिंह के पश्चात दिलीप सिंह ने किसको दिया? लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी ने किसको दिया? ब्रिटिश राजकुमारी को। ब्रिटिश सत्ता को सौंप देता है यह। दिलीप सिंह 1853 में ईसाई धर्म ग्रहण कर लेते हैं। याद रखिए, पूछा है कथन कारण में 1 2 3 करके
कौन कौन से कथन सही हैं। इसमें ये भी दिया था कि दिलीप सिंह ने ईसाई धर्म का स्वीकार किया था कि नहीं। दिलीप सिंह रूस भी गया था, रस नहीं है, रूस। याद रखिएगा, दिलीप सिंह रूस की भी यात्रा की थी। पेरिस में इसकी मृत्यु होती है, परंतु इसका अंतिम संस्कार इंग्लैंड में होता है, लंदन। तो दिलीप सिंह अंतिम राजा थे सिखों के। इनका जन्म होता है भारत में, इनकी मृत्यु होती है पेरिस में, इनको दफनाया, अंतिम संस्कार होता है इंग्लैंड में। ये रूस की भी यात्रा करते हैं। इस तरह से ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा सिख राज्य को समाप्त कर दिया गया। ठीक है मित्रों, तो ये जो भी कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं, उन्हीं को चर्चा में शामिल किया गया, क्योंकि ये प्री के पर्पज़ से क्लास है, न कि मेंस के। तो आप लोग इसको प्री के पर्पज़ से फैक्ट चीज़ों को याद करिए। आपको मतलब मेंस टाइप की क्लासेज आपको जल्दी ही मिलेंगी, जिसमें आपको तब डाटा कम मिलेंगे, चीज़ों को समझाने का प्रयास ज़्यादा किया जाएगा कि आखिर आंग्ल सिख युद्ध के कारण क्या थे, अंग्रेज़ों को सफलता क्यों मिली। ये प्री में नहीं पूछे जा सकते, क्योंकि ऐसे प्रश्न आते हैं। प्री में फैक्ट के प्रश्न आते हैं, तो इसलिए जो फैक्ट की चीज़ें हैं उसको कम से कम शब्दावली में आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि वीडियो लंबा ना हो। और जब मेंस की चीज़ होगी तो उसमें हर चीज़ बताया जाएगा कि आखिर पंजाब के क्षेत्र में, पंजाब वाले क्षेत्र में आपका अंग्रेज़ों का क्या हित था कि यहाँ पे आक्रमण किए, आक्रमण का कारण क्या था, सफलता कहाँ तक मिली, सिखों के सिख राज्य की असफलता के क्या कारण थे, इनकी सफलता के क्या कारण थे, इससे ब्रिटिश को आगे चल के क्या लाभ हुआ पंजाब के क्षेत्र में नियंत्रण करने पे। ठीक, पंजाब में बाद के समय में जो विद्रोह होते हैं, चाहे भगत सिंह, लाला लाजपत राय, कई ऐसे नेता निकल के आते हैं पंजाब वाले क्षेत्र से, जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं। तो इन तमाम प्रश्नों पे मुख्य परीक्षा के संदर्भ में चर्चा की जाएगी। प्री के संदर्भ में जो भी वीडियो बनाए जाएंगे वो फैक्ट से संबंधित ज़्यादातर रहेंगे। ठीक है मित्रों, तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते, कोई भी अगर कमी रहे तो उसको कमेंट में ज़रूर बताया करें। धन्यवाद।